और अब कसम संविधान की। जी न्यूज पर यह वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का और मैं हूं दीपक चौरसिया। आज की बहस भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई है, बल्कि मैं सीधे कहूं तो भ्रष्टाचार में भी विशेषाधिकार की मांग से जुड़ी हुई है। कोई 5 रुपए चुराए या 5 करोड़ रुपए, कानून की नजर में दोनों समान है, दोनों चोर है। भारतीय दंड संहिता लोगों में भेद नहीं करती। चोरी या करप्शन के मामलों में कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं है। हमारे यहाँ क्या पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरह का आरक्षण मांगा जा रहा था, जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सीबीआई और ईडी के एक्शन से परेशान होकर देश की 14 विपक्षी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और कुछ विशेष तरह की रियायतें अपने लिए मांग रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन 14 पार्टियों की याचिका खारिज कर दी। पिछले कुछ महीनों से देश में ईडी और सीबीआई का एक्शन तेज हुआ है। विपक्षी दलों का आरोप था कि सरकार उन्हें राजनीतिक रंजिश की वजह से निशाना बना रही है और इन दोनों एजेंसियों को उसने अपना हथियार बना रखा है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें प्रोटेक्शन दिलाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेता, सांसद या विधायक भी कोई जनता या आम नागरिक से अलग थोड़ी ही है। ऐसे में उनके लिए अलग गाइडलाइन जारी कैसे की जा सकती है? ऐसे में कोई भी गाइडलाइन देना खतरनाक होगा। इन 14 दलों ने एक लॉजिक ये भी दिया था कि ईडी और सीबीआई को टूल बनाकर सरकार विपक्ष को खत्म कर देना चाहती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसका मजबून यह है, जो कहा उसका मजबून यह है कि अगर सीबीआई और ईडी को जो ताकत मिली हुई है वो सही नहीं लगती तो फिर जाइए संसद में जाकर कानून बदलिए, क्योंकि जो संसद का काम है वो कोर्ट नहीं करेगा। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने जो रास्ता दिखाया है वो चुनाव से होकर ही आता है। उसके लिए वोटर को कन्विंस करना होगा। संसद में मैजिक नंबर यानी लोकसभा में 272 का मैजिक नंबर लाना होगा और यह सब इतना आसान नहीं है। 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने सीबीआई को कहा था कि उसे डरने की जरूरत नहीं, अपना काम जारी रखे। तो एक सवाल अब भी ये आता है कि क्या 2024 के चुनाव से पहले ईडी और सीबीआई का फुल एक्शन दिखना अभी बाकी है? तो आज की बहस इसी पर करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। Hundreds of income tax officers, ED officers have been dispatched to Karnataka in order to conduct raids across the state on Congress leaders, Congress candidates, possible Congress candidates. लोग सच बोलते हैं, उनको जेल में डाला जाता है, तो ये डेमोक्रेसी को खत्म करने की प्रक्रिया नहीं है तो और क्या है? इस देश में और दिल्ली में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जहां पुलिस पहुंचनी चाहिए, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स पहुंचनी चाहिए, वहां नहीं पहुंचे। विपक्ष के लोग, हमारे घर में विपक्ष, पुलिस आ जाएगी, ईडी आ जाएगी, सीबीआई आ जाएगी। आज ये अपने ही देश के प्रधानमंत्री से एक अपील कर रहे हैं कि एजेंसियों का दुरुपयोग छोड़ दीजिए, एजेंसियों को इंडिपेंडेंट तरीके से फंक्शन करने दीजिए। मोदी जी की सरकार में ये संभव नहीं है। भ्रष्टाचार करोगे तो जेल भी जाओगे और भ्रष्टाचार करोगे 1-1 रुपया जनता का वसूला जाएगा। लड़ने की औकात और भाजपाइयों और आरएसएस को एकदम नहीं है। हाथ खड़े कर दिए, सरेंडर कर दिया, भाग खड़े हो गए। इसलिए छापे पे छापा। देखिए, भ्रष्टाचार का वैसे भी नेतृत्व कांग्रेस ही कर रही है और भ्रष्टाचारियों का भी। ये एक लोकतंत्र की लड़ाई नहीं, लेकिन एक स्वार्थ की लड़ाई लड़ी जा रही है। इसकी हम जितना निंदा करें वो कम होगा। लेकिन आपको अपने काम पर फोकस रखना है। कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। तो पॉलिटिकल पार्टीज ने क्या मांगा? 14 पॉलिटिकल पार्टी कौन कौन है मैं एक बार आपको बता देता हूं। इसमें कौन है? मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है, टीएमसी है, डीएमके है, आरजेडी है, बीआरएस है,
कांग्रेस मतलब राहुल गांधी जी, टीएमसी मतलब ममता जी, डीएमके मतलब स्टैलिन साहब, आरजेडी मतलब तेजस्वी और लालू यादव का परिवार, बीआरएस मतलब जो बीआरएस के तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं उनका पूरा का पूरा ये मामला आता है। के चंद्रशेखर राव, आम आदमी पार्टी यानी मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन 2 लोग उनके जेल में हैं। एनसीपी का अनिल देशमुख और साथ ही साथ नवाब मलिक जेल के अंदर रह चुके हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे की तरफ से संजय राउत है वो जेल में रह चुके हैं। जेएमएम पे भी कई मामले हैं। जेडीयू पर अभी तक कोई मामला नहीं है। सीपीआईएम पर कोई मामला नहीं है। सीपीआई पर कोई मामला नहीं है। समाजवादी पार्टी पर फिलहाल कोई मामला नहीं है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस पर मामला है। अब देखिए 14 दल एक साथ आए, क्या रहे हैं कि हमको भ्रष्टाचार का विशेषाधिकार दीजिए। ट्रिपल टेस्ट की बात कह रहे हैं कि ऐसे गिरफ्तारी ना हो जिस तरह से ईडी कर रही है। अब सवाल ये उठता है, ईडी और सीबीआई वही कर रही है जो कानून संसद के अंदर बनाया गया है, तो इसमें विच हंटिंग की बात क्यों? इसी पर बात करने के लिए के शर्मा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मुजफ्फर खान साहब, लीडर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं बता दूं, मुजफ्फर खान साहब के पार्टी के सुप्रीमो फारूक अब्दुल्ला साहब ईडी के केस के अंदर हैं। किशोर तिवारी जी, लीडर शिवसेना के, कई केसेस उनके नेताओं पर हैं। मृत्युंजय तिवारी, स्पोक्स पर्सन आरजेडी के ऊपर भी ईडी सीबीआई के केसेस हैं। शिवम त्यागी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर मेरे साथ हैं। लेकिन शुरुआत सबसे पहले मृत्युंजय तिवारी जी मैं आपसे करूंगा, और मेरा सीधा सवाल, क्या आपको लगता है कि आप पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे हैं इसलिए आपको कानून में विशेषाधिकार मिले? सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है, आप विशेषाधिकार मांग रहे। भाई कानून की नजर में 5 रुपए चुराने वाला और 5,000 रुपए चुराने वाला दोनों चोर है, तो क्या नेताओं को विशेषाधिकार मिलना चाहिए कानून के सामने? नहीं, देखिए दीपक जी, विशेषाधिकार के लिए नहीं, न्याय के लिए जिस तरह से भारतीय मतलब सुप्रीम कोर्ट ने आपको गलत ठहरा दिया, अन्याय कर दिया? नहीं, न्याय नहीं, हम तो गए थे। हम ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने तो, सब लोग न्याय के लिए जाते हैं, न्याय दरवाजा न्यायपालिका का खटखटाते हैं। अब न्यायपालिका के ऊपर निर्भर करता है, उनके फैसले का हम सम्मान करते हैं, उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं। लेकिन जो राजनीतिक लड़ाई है वो तो दिख ही रही है कि पिछले 9 वर्षों में 95%, 95% जो जांच एजेंसियों ने कार्रवाई की आईटी, ईडी, सीबीआई ने, वो विपक्षी पार्टियों के यहाँ की। तो ये तो प्रतीत होता ही है कि बदले की भावना से जांच एजेंसियों के माध्यम से जिनसे राजनीतिक लड़ाई भाजपा नहीं लड़ पा रहे, तो उन्हीं के यहाँ आईटी, ईडी, सीबीआई जाती है। भ्रष्टाचार पर दोहरा पैमाना तो नहीं चल सकता है। तो हम लोग जो राजनीतिक लड़ाई है वो लड़ रहे हैं, और ठीक है, माननीय न्यायालय ने इस मामले को खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया। लेकिन हर व्यक्ति को, हर लोगों को ये अधिकार है कि वो न्यायपालिका के दरवाजे पर जाए न्याय के लिए। ठीक है, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा मृत्युंजय जी, और बहुत अच्छी बात है कि आप निर्णय का सम्मान कर रहे हैं। आपने बहुत मतलब व्यापक तौर पर इस पूरे मामले को समझाया। लेकिन के शर्मा साहब, अगर विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि भाई हमारे खिलाफ जो है कार्रवाई की जा रही है राजनीतिक बदले की भावना से, तो क्या गलत है के शर्मा साहब? अगर मृत्युंजय तिवारी जी ये कहते हैं, उनकी पॉलिटिकल पार्टी कहती है, क्योंकि ज्यादातर तो विपक्षी नेता है ना ईडी कार्रवाई में। देखिए दीपक जी, मुझे तो आज हंसी आ रही है, और सच में बड़ी हंसी आ रही है कि गए थे तो ये चौबे जी गए थे छब्बे बनने, दूबे बन के लौटे हैं वहां से। ठीक कह रहे हैं मृत्युंजय जी, कहाँ जाए, न्यायालय गए। लेकिन न्यायालय के पास किस बात के लिए? कि हम भ्रष्टाचारी नेताओं को अलग कानून हो, हमारे लिए अलग कानून बने। जैसे इसमें पिटीशन में भी है, आप आगे बताएंगे चर्चा में, ये हमें यदि अरेस्ट किया जाए तो हाउस अरेस्ट किया जाए, हम अपने बंगले में, हम अपने उसमें जो राजमहल है उसमें आराम से रहें, और इसके बावजूद हमसे पूछताछ जो है वहां हो। यानी आम आदमी तो जेल जाएगा, जेल में रहेगा, लेकिन ये रहेंगे उसमें। ये है तानाशाही मानसिकता, ये है वंशवादी परिवारवादी मानसिकता, और ये सच कह रहे हैं, ये गलत नहीं कर रहे। लेकिन मैं केवल मृत्युंजय जी को बता दूं, क्योंकि इनका पर्टिकुलर इन्होंने आरोप लगाया, इसलिए कि साहब लालू प्रसाद यादव जी, इनके ऊपर किसने जांच बैठाई थी मृत्युंजय जी? ये तो कांग्रेस पार्टी ने बैठाई थी ना, ये देवेगौड़ा जी की वो सरकार थी ना जो सीबीआई बैठाई। ये लैंडमार्क केस में किसने जांच बैठाई?
सीबीआई की? ये तो मनमोहन सिंह जी थे ना उस समय, कांग्रेस पार्टी थी ना। तो आप दूसरों पे, हम पे मत लगाइए। हमारे समय कोई केस नहीं है उनके ऊपर, हमारे समय कोई केस नहीं है। सारे केस कांग्रेस और आपके जिनके साथ गलबैया कर रहे हैं आप आज की डेट पर। लेकिन मैं इसे व्यक्तिगत बात को छोड़ता हूं। मैं जो है दीपक जी आज ये कहना चाहता हूं कि ये मानसिकता आपने कुछ दिन पहले भी देखी थी। हम जब कहते थे तो लोग हम पे प्रश्न उठाते थे। आज जब हताश, निराश, बौखलाहट में जब स्थिति बनी है विपक्ष की, तो ये इस तरह से इनकी वास्तविकता उजागर हुई है। प्रमोद तिवारी 15 दिन पहले कहते हैं कि राहुल गांधी और गांधी परिवार के लिए इस देश में अलग कानून चाहिए। ये बाकी 14 दल के लोग मिलकर कहते हैं, जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे पड़े, जो जिनके लोग जेल में हैं, वो कहते हैं कि साहब हम लोगों के लिए अलग कानून बनना चाहिए। अरे मुझे आश्चर्य है कि आप जो है इतने बड़े वीआईपी कल्चर आज भी आपके अंदर जी रहा है। आम जनता से आपका कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए इस देश की जनता ने आपको जमीन पर ला दिया। इसका जवाब दे देते हैं। पार्टी को ठीक है, मैं आता हूं। के शर्मा जी बोलिए, आपने सब पॉइंट रख लिया। हमारे पास बहुत टाइम है, बहस को आगे बढ़ाते हैं और मैं सीधे मुजफ्फर खान साहब के पास चलता हूं, जिनके लीडर फारूक अब्दुल्ला के पास के ऊपर भी ईडी का केस चल रहा है। तिवारी जी 10 सेकंड ले लीजिए। आप मांग रहे हैं 10 सेकंड, आपके नेताओं का नाम आया, ले लीजिए 10 सेकंड, बोलिए। देखिए दीपक जी, अभी हमारे भाई बोल रहे थे कि लालू प्रसाद जी पर और तमाम भ्रष्टाचार पर। ये देश की जनता जानना चाहती है कि अडानी, विजय माल्या, ललित मोदी, मेहुल चौकसी, ये सारे लोग तो पूरा खजाना देश का, जनता का गाड़ी कमाई लूट कर लेके चले गए। ये कहाँ रह गए इनकी जांचें? अरे सर आपने तिवारी मैं एक बात बोलता हूँ, एक बात बोलता हूँ मैं के शर्मा जी का पक्ष नहीं ले रहा, लेकिन मोदी जी ने अभी जो बीजेपी दफ्तर का एक्सटेंशन का उद्घाटन किया था, उसमें साफ कहा कि जिन लोगों के नाम लिए जाते हैं वो 22,000 करोड़ रुपए लेकर भागे हैं, सबको वापस लाने का केस चल रहा है और उसमें से 20,000 करोड़ रुपए हमने सरकारी खजाने में जब्त कर लिए हैं। और एक बात मैं आपसे और पूछता हूं, आप बताइए इस बात का जवाब क्या है कि भाई जो अभी केस चल रहा है, नौकरी के बदले जमीन, नौकरी के बदले जॉब के बदले जमीन, जो लालू जी और तेजस्वी जी पर, वो तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ही शुरू किया था ना उनकी सरकार में। और जिन्होंने आपके ऊपर ये केस लगवाया वो लल्लन सिंह है, जिनके नेता आज आपके मुख्यमंत्री है। ये भी तो मृत्युंजय जी जनता को पता है ना। 2000 देखिए दीपक जी, 2021 में ये पूरे मामले खत्म हो गए। कभी रेलवे ने कोई ये सवाल नहीं किया। ये पुराना मामला, आप भी जानते हैं कितना पुराना मामला है, 15 वर्ष पुराना मामला। बार बार एक ही मामले को घुमा घुमा कर ये लाते हैं। क्या बताना चाहते? चलिए वो जवाब देना चाहते हैं। क्लोजर रिपोर्ट नहीं थी उसके। दोहरा मापदंड नहीं होगा। भ्रष्टाचार का मतलब बीजेपी वाले का भ्रष्टाचार भी भ्रष्टाचार है। ठीक है, के शर्मा जी जवाब दीजिए, फिर जवाब मैं एनसी के पास जाऊंगा। और विपक्ष का भ्रष्टाचार ये नहीं होगा। हो गया होगा बंद कैसे करा दीजिएगा भाई? देखिए दीपक जी कि कितना बड़ा झूठ यहाँ पर ये बोल रहा है कि 2021 से बंद है। बताइए कहाँ क्लोजर रिपोर्ट है? कहीं क्लोजर रिपोर्ट बता सकते हैं आप लोग? झूठ बोलने के लिए केवल आप यहाँ पर आते हैं। हाँ है आपका नहीं, ये पूरा यहाँ मत कीजिए। कहाँ है? बड़का झूठा चुनौती देता हूँ आप, क्या समझाइए? मैं चुनौती देता हूँ। झूठा पार्टी आप है। आपको जब सरकार था हम चुनौती देते हैं, बिहार में हम चुनौती देते हैं, हम चुनौती देते हैं आपको, इसीलिए हम चुनौती देते हैं। जब 17 में सरकार गई थी, जब 17 में सरकार गई थी तो क्या क्या आरोप लगाए थे? नीतीश कुमार जी चले गए बीजेपी के साथ, उस समय क्या हुआ था? उस समय क्यों नहीं हुआ? बात क्या लेने दीजिए। के शर्मा जी 10 सेकंड आपके और प्लीज। नहीं तो ये कह रहे झूठ बोल रहे, ये झूठ बोल रहे हैं। आप सुनिए, 2017 में भी यही आरोप लगा करके बीजेपी से 20। अरे शांत रहो ना यार, इतना चपर अरे भाई मैं ये कह रहा हूं कि 2020 साल 22 साल के बाद लालू प्रसाद यादव को सजा हुई। लालू प्रसाद यादव को 20 साल 22 साल बाद जाकर सजा हुई। इतना लंबा कानून प्रोसेस चला क्योंकि बीच में सरकार हाथ मिला लेते तो सबसे बड़े अरे भैया रहे तो मुखिया का चुनाव नहीं लड़ सकता। लालू जी बीजेपी से अरे मुखिया का चुनाव नहीं लड़ सकता तो नेता क्या बात कर रहे हो यार?
मुखिया का चुनाव लड़े हरिश्चंद होते हैं ना। इजाजत नहीं। आज आसाम के मुख्यमंत्री नहीं आती आप लोग, आज आसाम के मुख्यमंत्री हो गए हरिश्चंद, आज हो गए हरिश्चंद, आज मुकुल राय हरिश्चंद हो गए, येदियुरप्पा जी हरिश्चंद हो गए। जो बीजेपी से हाथ मिलाएगा वो हरिश्चंद होगा, जो नहीं मिलाएगा वो भ्रष्टाचारी होगा। यही तो आपका है। प्रत्युषा जी उनको जवाब देने दीजिए, आपने भी अपनी बात कह ली, उन्होंने भी, मुझे आगे बढ़ना है। मैं जवाब देंगे, वो तो जवाब सही नहीं दे रहे हैं। आज दीपक जी, आज मैं विपक्षियों की बौखलाहट समझ सकता हूं, क्योंकि आज इनको ऐसी मुंह की खानी पड़ी है कि इसके बाद ये देश के जनता के भी शकल नहीं दिखा सकते। और आपस में अभी मेरे पास जो मीडिया रिपोर्ट है, जो मीडिया रिपोर्ट से मैं सुन रहा हूं इस समय, आपस में 14 दल लड़ने लगे हैं। ये एनसीपी का भी स्टेटमेंट सुन लीजिए, एनसीपी का और तमाम दलों का, वो कह रहे हैं कि गलतियां किसने की, एक केजरीवाल और कांग्रेस के दबाव पे हमें जाना पड़ा। और आज ये लोग जो है आपस में, ठीक है, मैं आऊंगा उस पर आऊंगा, मैं आऊंगा उस पर आऊंगा। प्रत्युषा जी, एनसीपी का अगर ये बयान है तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने गेस्ट को कि एनसीपी का अगर ये बयान है कि हमें दबाव में जाना पड़ा तो उसको निकालकर मुझे बताइए कि किसने ये बयान दिया जो के शर्मा जी दावा कर रहे हैं। मुजफ्फर खान साहब, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप वकील हैं। मैं करेक्ट हूं। एनसीपी का बयान जो है एंटी आया है इसके विरुद्ध में, इनके इस पर कि आप उसका परफेक्ट वर्जन देख लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं उसमें कि दबाव पर। ठीक है, मैं मुजफ्फर खान साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप वकील है ना मुजफ्फर साहब? जी हाँ, मैं सुप्रीम कोर्ट। तो आप सुप्रीम कोर्ट के वकील है। अब मुझे एक बात बताइए, क्या सुप्रीम कोर्ट में, मतलब मैंने अभी पिटिशन अभी पढ़ रहा हूं, मुझे पता था फाइल हुई है, पिटिशन पढ़ के मुझे हंसी आ रही है कि इतनी पॉलिटिकल पार्टियां जहां पे दर्जनों सुप्रीम कोर्ट के वकील होंगे, कोई ऐसा पिटिशन भी लिख सकता है क्या, गिरफ्तारी रिमांड से बचने के लिए ट्रिपल टेस्ट का इस्तेमाल करे सीबीआई और ईडी। ये लिखा हुआ है, गंभीर शारीरिक हिंसा को छोड़कर दूसरे अपराधों में गिरफ्तारी पर रोक लगे, ये पिटिशन कह रही है। तीसरा कह रही है शर्तों का पालन न होने पर कुछ घंटों की पूछताछ, हाउस अरेस्ट हो, मतलब जेल में जाए ही ना नेता, ये भी आपने मांग कर ली। जमानत एक अपवाद वाले सिद्धांत का पालन ईडी और सीबीआई वाले केस में भी हो, जहां ट्रिपल टेस्ट का इस्तेमाल हो वहां जमानत नहीं दी जाए। तो मतलब आपको करप्शन करने के लिए या अपराध करने में भी अब आपको मोहलतें चाहिए, जिसको बोलते हैं ना वीवीआईपी, विशेषाधिकार, प्रिविलेज। संसद में तो आप प्रिविलेज है, आपको सुप्रीम कोर्ट से भी प्रिविलेज चाहिए कि भाई हम कुछ गलत करें तो हमारे साथ रियायत बरती जाए, हम क्योंकि नेता हैं, हमारे पास ये ग्राउंड है, इसके आधार पर हमको आप रियायत दें। ये सुप्रीम कोर्ट से अर्जी लगा रही है 14 रजिस्टर्ड टॉप देश की पॉलिटिकल पार्टी, और आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, आप एनसी के नेता हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब की पार्टी के। दीपक जी, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि ये मुराद जो ये मांग रहे थे, ये खाली ईडी सीबीआई के लिए ही नहीं है, बल्कि ये मुराद जो जनरल कानून है जिसको सीआरपीसी कहते हैं, अगर आप सेक्शन 41 पढ़ेंगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की इस पर जो जजमेंट्स हैं कि किसी भी आरोपी पर अगर 7 साल से कम के सजा का जो जुर्म उस पर लगा है तो उसको बगैर जरूरत के आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। ये जो पिटीशन थी, देखें, आइन ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने हर चीज को वेल डिफाइंड किया है, अपने अपने अदारे के अंदर रखा है। ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं, कानून बनाना जो है वो अधिकार है लेजिस्लेचर का, पार्लियामेंट का। सुप्रीम कोर्ट कानून बना नहीं सकती है, सुप्रीम कोर्ट खान साहब, अब आप वकील हैं, अच्छा मैं समझ गया आपकी बात को, घुमाइए तो मत। वही कानून बनाने वाले लोग ये तर्क दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर कि भैया हमारी गिरफ्तारी के लिए अलग से नियम कानून बने, यही है ना खान साहब, बताइए। जी बिल्कुल वो नहीं है, अलग कानून वो नहीं मांग रहे हैं। एक चीज दीपक जी शायद आपको महसूस होती होगी, आपकी भी, मैं नहीं समझता कि आप एक पार्टी बने इसमें, क्योंकि जब एक आदमी एंकर है तो उसको सबको साथ चलाना है और अपना ख्याल रखना है, लेकिन किसी की तरफदारी नहीं करनी है। मैं नहीं कर रहा, मैं तो सवाल उठा रहा हूं। बिल्कुल आप नहीं कर रहे, मैं नहीं कहता कि आप कर रहे। दीपक जी, ये चीज आप आम जो इस वक्त हिंदुस्तान, पूरे भारत में जो एक ओपिनियन बना है कि मिसयूज किया जा रहा है ईडीज को भी, जिसने जुर्म किया ठीक है, उसको जेल भी जाना चाहिए, उसको बंद भी रहना चाहिए, उसको सजा भी होनी चाहिए। लेकिन जब ईडी, जब आपकी सीबीआई,
आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टूल बन जाए, रूलिंग पार्टी कोई भी पार्टी हो, मुझे किसी पार्टी से कोई नहीं है, पर्टिकुलर पार्टी कोई भी पार्टी हो, जब उसका टूल बन जाए, भाई पूरे मुल्क में सिर्फ जहां जहां अपोजिशन है सिर्फ वहां ही चोरियां है, बाकी ये राजनीतिक आरोप सही है ना सर? नियम कानून है, उसके हिसाब से अगर आप गलत नहीं है तो कोर्ट से जाके आप अपना जमानत ले आइए, आप कोर्ट से जाके बरी हो जाइए, चार्जेस को क्वैश करा लीजिए। ईडी का जो कानून है, ईडी का कानून हो गया अनलॉफुल प्रिवेंशन टेररिस्ट प्रिवेंशन एक्टिविटी, जिसको ULAPA कहते हैं, इसमें बेल का प्रोविजन इतना स्ट्रिंजेंट है कि अगर मुझ पर झूठा भी आप मुकदमा कर देंगे, बेल कोई नहीं देता। माफ कीजिएगा, मैं बात समझ नहीं पा रहा हूं आपकी। ये सुप्रीम कोर्ट को कहना, मैं आऊंगा, फिर आऊंगा आपके पास। इस वक्त मेरे पास एक बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। विपक्ष की याचिका पर JP नड्डा जी का एक ट्वीट आया है। उस ट्वीट में उन्होंने क्या कहा है मैं आपको फटाफट बता देता हूं। विपक्ष की एजेंसियों पर आरोप लगाने की आदत है, ये JP नड्डा जो BJP के अध्यक्ष, उन्होंने कहा है विपक्ष के कारनामे पूरा देश देख रहा है, सारे भ्रष्टाचारी आज एक मंच पर आ रहे हैं। SC की टिप्पणी आईना दिखाने वाली है, ये कहना है जगत प्रकाश नड्डा का, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। मैं इसलिए चलता हूं किशोर तिवारी जी के पास। किशोर तिवारी जी, आपके जो महाविकास अघाड़ी है उसके नेता भी जो है अंदर बाहर करते रहते हैं, जेल से कभी अंदर, जेल से उसके बाद बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर। ये हो क्यों रहा है किशोर तिवारी जी? और क्या ऐसी पिटिशन, आप इतने वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, आपने सोशल लाइफ देखी है, सामाजिक लाइफ देखी है, कानून आप समझते हैं, क्या ऐसी पिटिशन 14 पॉलिटिकल पार्टी को लगानी थी कि भाई हम नेता है, हमारे को थोड़ी रियायतें दी जाए? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि राजनेताओं को करप्शन के इसमें कोई विशेष रियायत न दी जाए, ये बात ठीक है ना, इसके बारे में हम एग्री है। अभी मैं दूसरी बात के शर्मा आपको बताता हूं। हम मेरा सवाल ये, किशोर साहब, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, क्या रियायत मांगने जाना सुप्रीम कोर्ट के पास, ये वो भी 14 पॉलिटिकल पार्टी जो सालों से कानून बनाती रही हैं, सालों से कानून बनाती रही है, जिनकी राज्य सरकारें हैं, जो अपने राज्य सरकारों के अधिकार के आधार पर कानून बनाती है, वो सुप्रीम कोर्ट चले जाए और कह दे कि साहब हम भ्रष्टाचार करें, हम पर आरोप लगे, चलिए मैं भ्रष्टाचार बोलता नहीं, हम पर आरोप लगे तो हमारे लिए सिर्फ हाउस अरेस्ट हो, हमको जेल में ना डाला जाए, ये मांग मतलब सोच भी कैसे सकते हैं आप? देखो दीपक चौरसिया जी, आपने जो बोला वैसा के वैसा ही आप पिटीशन में भी बोला गया है कि देश में ऐसी परिस्थिति क्यों आई। अब मैं के शर्मा साहब आपको पूछता हूं, हम 14 से 19 तक आपके साथ रहे, तब तो हम बिल्कुल ही चारित्र्य संपन्न थे। जैसे ही हमने आपसे नाता तोड़ा तो 2.5 साल तक आपने हमारे 48 नेताओं को ईडी की नोटिस दी, किसी को अरेस्ट नहीं किया, प्रताड़ित किया। उसके बाद जो लोग चले गए आपके पाले में और हमारी तो सत्ता चले गई। देखिए, अगर शिवसेना अकेली ये पिटीशन लगाती तो शायद सुप्रीम कोर्ट कुछ और निर्णय लेगी। देखिए, मेरे पार्टी का प्रवक्ता है, मेरे पार्टी के प्रवक्ता है संजय राउत, इनको 113 दिन जेल में रखा। उनकी बेल ऑर्डर कहती है कि इन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। देखिए, एनसी के जो वकील साहब बोल रहे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, इसमें बेल बहुत स्ट्रिंजेंट है। आपने उनको 113 दिन केवल सीधा करने को रखा। वैसे ही हमारे अनिल देशमुख की बेल भी कहती है कि 13 महीने जेल में रहे और कोर्ट कहती है कि इनको अरेस्ट किस लिए किया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने, हम आए थे, सुप्रीम कोर्ट को हमने आगाह किया कि केंद्र सरकार सेंट्रल एजेंसी से का साथ लेकर प्रताड़ित करी। आज उन्होंने हमको लौटा दिया, लेकिन के शर्मा और हम सुप्रीम कोर्ट के पास आएंगे, लेकिन यह मोदी जी की कार्य पद्धति पे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है। ठीक है, मैं आप ही के सवाल को शिवम त्यागी के बाद ले लेता हूं। के शर्मा जी अपने विचारों को थोड़ा सा होल्ड रखिएगा, मेरे साथ शिवम त्यागी जी भी। शिवम जी, सिर्फ एक बात आपसे जानना चाहता हूं, लॉजिकली तो ठीक बोल रहे हैं किशोर तिवारी जी, अगर लॉजिक पे इनको परखा जाए, बोल रहे कि भाई 113 दिन आपने जेल में रख दिया और बेल तो कहती है कि भाई ये तो प्रताड़ना है, बेल ऑर्डर के अंदर लिखा हुआ है। दीपक जी, इस बात की स्वतंत्रता आपको होगी कि आप अपना लॉजिक जो है सुप्रीम कोर्ट से बेहतर बताएं, मैं तो नहीं बता सकता। तो मुझे लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा लॉजिक तो वही बेहतर है। राहत इंदौरी साहब की 4 लाइनें हैं कि ये राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, वार चाहे एक हो भरपूर होना चाहिए, वो हार मान ले बस इतना काफी नहीं, वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। हार तो पहले ही माने बैठे हैं ये लोग, सुप्रीम कोर्ट ने मजबूर कर दिया इनको।
आप इनके सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट देखिए। घोटाला भी करेंगे, हाउस अरेस्ट चाहिए इनको, जेल नहीं जाना इनको, इसका रीजन है। अब आप राहुल गांधी को लीजिए। राहुल गांधी, उनकी दादी जी, पिताजी, जाहिर है सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, हम तो देश चलाते हैं, हमसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट कैसे हो सकता है? तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, आरजेडी, उनके ऊपर कैसे सुप्रीम कोर्ट हो सकता है या कोई भी कोर्ट हो सकता है? आंध्र जो चीफ मिनिस्टर हैं केसीआर साहब, उनकी बेटी कविता, उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट या फिर ईडी कैसे हो सकता है? अगर इसके अलावा बात करें तृणमूल, ममता दीदी और उनके भतीजे, उनसे ऊपर कोई कोर्ट कैसे हो सकता है? अगर बात करें शिवसेना तो संजय मतलब ठाकरे जी हैं और आदित्य ठाकरे जी हैं। इसके अलावा किसी को भी आप उठा लीजिए, एनसीपी में देखें तो पवार साहब हैं, सुप्रिया सुले जी हैं। इन पारिवारिक इंस्टीट्यूशंस को ऐसे लगता है कि इनसे ऊपर कोई है ही नहीं, मतलब इनको आप चैलेंज ही नहीं कर सकते, इनसे एजेंसीज पूछताछ नहीं कर सकती, कोर्ट इनके ऊपर वर्डिक्ट नहीं दे सकता, और ये जो चाहेंगे करेंगे, ये घोटाले करेंगे और कहते हैं 113 दिन जेल में रहे। आप एक चीज बताइए किशोर जी, आप तो वीर सावरकर के अनुयायी हैं, आपको 113 क्या 1013 दिन भी अगर जेल में रखोगे तो आपको तो वीर सावरकर की बात माननी चाहिए। और ये देश का, इस देश की एक ये बात रही है कि जो नेता सही हैं और अगर उनको जेल डाला गया तो पब्लिक सिंपैथी उनके साथ गई। दूसरी तरफ ये कांग्रेस वाले, भाई आप तो गांधी के अनुयायी हैं, गांधी ने कभी जेल को लेकर डर नहीं माना, तो अगर आप गांधी हैं तो क्यों डर रहे हो जेल से? भाई 113 क्या 1013, अगर पाक साफ होगे तो बाहर निकल जाओगे। अब आरजेडी पर आते हैं, उन्होंने कहा वेंडेटा है, परेशानी है, हमें जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। सर मतलब ये तो इफ आयरनी हैड अ फेस, मतलब इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है? आप कन्विक्ट हैं एक केस में, और जब आपको चार्जेस फेस करने पड़ रहे हैं तो आप ये कह के तो कम से कम आप तो मॉरली नहीं बच सकते कि जी हम ईमानदार हैं। अब अंत में मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ इस चीज को कहा है कि देखिए भैया आप प्रिविलेज्ड नहीं है। यहां पर पैनल पर बैठे हुए अगर दीपक जी एंकर हैं या मैं एक पैनलिस्ट हूं या कोई तीसरी पार्टी का प्रवक्ता है, तो यहां कोई मेरे देश का कानून भेद नहीं करता। आपको वही एज ए नॉर्मल पर्सन सारे चार्जेस फेस करने पड़ेंगे, जेल जाना पड़ेगा। हाँ, अगर आप बरी होना चाहें और अगर आप सही होंगे तो बरी हो जाएंगे। मुझे तो एटलीस्ट इस कानून में इतने संविधान में रुकूंगा। हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 14 दलों की याचिका को खारिज कर दिया। 14 दल गए थे, कांग्रेस से लेके जो सबसे छोटा दल है नेशनल कॉन्फ्रेंस तक, नेताओं के लिए अलग से गाइडलाइन नहीं बना सकते, क्योंकि ईडी और सीबीआई की जो जांच चल रही है वो कह रहे हैं राजनीति से प्रेरित है, हमारे लिए अलग से गाइडलाइन बनाए। तथ्यों के अभाव में गाइडलाइन खतरनाक है। विपक्ष का महत्व कम होने का इलाज राजनीति में है, कोर्ट में नहीं। कांग्रेस की अगुवाई में 14 दलों ने दायर की थी याचिका। विपक्ष के खिलाफ जांच एजेंसियों के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया था। अब किशोर तिवारी जी कांग्रेस ने इस पर क्या कहा है ये सुन लेते हैं। The court heard us with great patience. They ultimately did not entertain it, but did not express a single opinion on the merits. They allowed the matter to be withdrawn. They recorded that it's at this stage, which means that full liberty is there for us to come again on new facets, new grounds. ठीक है, नए ग्राउंड पे फिर बुलाया है सुप्रीम कोर्ट ने। हालांकि बोला कि वापस कर दिए पिटीशन, ये वो बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेट पेशेंस के साथ सुना, ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट का काम है, वो सुनती है याचिकाओं को। लेकिन 14 दल, एक बड़ा कमेंट कि भाई क्या कमेंट है, उन्होंने क्या कहा? उनका यह कहना है विपक्ष का महत्व कम होने का इलाज राजनीति में है, कोर्ट में नहीं। अब यह सवाल आप पर उठाया गया है किशोर तिवारी जी कि आप लोग राजनीतिक लड़ाई बीजेपी से नहीं लड़ पा रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं, बचा लो माई बाप। एक मिनट, मैं शिवम त्यागी की एक बात से करूंगा। अगर मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, जैसे संजय राउत थे, जैसे नवाब मलिक थे, अनिल देशमुख थे, क्या इसकी सजा हमको जेल में रख के दी जाएगी? अगर ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, तो हम फिर से आएंगे ना सुप्रीम कोर्ट में। महाराष्ट्र तो क्लासिक एग्जाम्पल है। अरे एक लोक नियुक्त तो सरकार गिरा दी इन्होंने, ये क्या बात कर रहे हैं? हम इनके साथ थे तो हमारे सारे लोग पाक साहब थे, इनसे हम छूटे तो इतने करप्ट हो गए कि हमको ऐसी धाराओं में जेल में डाल दिया कि जिसमें बेल का प्रावधान नहीं था। देखो केशव शर्मा जी, हमने जो मैसेज देना था वो मीडिया में जनता की अदालत में दे दिया कि आप सत्ता में रहने के लिए प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन कर रहे हैं। अब इसके बाद हम और आएंगे 24 के पहले
और इसी बात को रखेंगे कि जो इनके खिलाफ बात करता है, जो सरकार की नीतियों के खिलाफ बात करता है, उसको ये लोग झूठी केसे में फंसाते हैं। के शर्मा जी जवाब मुझे बताइए, ये बात तो सच है ना किशोर तिवारी जी की कि आपने एक प्रजातांत्रिक ढंग से बनी हुई मुंबई की उद्धव ठाकरे सरकार को गिरा दिया था? शर्मा जी बताइए। बातों का जवाब देता हूं। पहले तो एक बात स्पष्ट कर दूं कि पिछले 2014 से लेके 2022 तक दीपक जी एक केवल 120 या 130 केस नहीं है, और केवल नेताओं पे केस दर्ज, सीबीआई ईडी के छापे नहीं पड़े, सीबीआई के छापे नहीं पड़े, इनकम टैक्स के छापे नहीं पड़े, बल्कि तमाम इससे भी बहुत बड़ी संख्या में अधिकारी, उद्योगपति, कर्मचारी सबके यहाँ छापे पड़े। मैं संख्या बता भैया शांत। अच्छा किशोर जी सुन लीजिए ना, उन्होंने आपको सुना। किशोर जी प्लीज, उन्होंने आपको ध्यान से सुना, जवाब तो सुन लीजिए, शॉर्ट में कंक्लूड करेगा। ध्यान से सुना, मैं आपको ध्यान से ही जवाब दूंगा। सुन लीजिए, आप शांत रह जाइएगा तो मैं पूरा जवाब दूंगा। दे दो, लेकिन मुझे देखिए शिवसेना के किस नेता को आपने भ्रष्टाचार का आरोप लगा, ये बताइए। और 19 के बाद ही सब भ्रष्टाचार के आरोप। सुन लीजिए, अरे भैया आप सुन लीजिए, आप अब बड़े व्यक्ति हैं, थोड़ा अच्छा नहीं लगता आपका इस तरह से बोलना। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, हम ना हरिश्चंद्र की सर्टिफिकेट आपको 2014 के पहले दिए थे, और ना हरिश्चंद्र का सर्टिफिकेट होना आज देते हैं आपको। यदि आप गलत करेंगे तो जाएंगे ही, समझ गए। और एक की और बता दूं आपको, 2014 से सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए आप। 2000 मेरी बात सुन लीजिए, 2018 से पहले सुन लीजिए हमारी बात। 2018 से पहले आपने पालघर में साधु संतों का लिंचिंग नहीं करवाया था, और उसका समर्थन करने नहीं चले गए थे। आप हिंदुत्व के उस समय वो थे, हिंदुत्व को जानते थे, समर्थक थे। इसके बाद सोनिया गांधी के पालघर से ईडी केस का क्या लेना देना? पालघर से ईडी केस करे, इसका क्या लेना देना? वो एक अलग मामला है, ये बिल्कुल अलग। मैं बता देता हूँ ना दीपक जी, मतलब है दीपक जी मैं बता रहा हूँ, इसका संबंध ऐसे है, इसका संबंध सीधा सीधा ऐसे है कि उस समय ये सिद्धांतों के साथ थे। यदि अगाड़ी सरकार में इन्होंने भ्रष्टाचार किया तो जाएंगे, और ये भ्रष्टाचार इनको करना ही था। इसका रीजन था कि उद्धव ठाकरे। फिर दीपक जी ऐसे कैसे बात ना किशोर जी देखिए वो गलत बोल रहे हैं तो मैं टोकूंगा ना उनको। मैंने बोला कि पालघर से क्या लेना देना भाई ईडी केसेस का? सुन तो लीजिए ना जवाब। किशोर जी जवाब सुन लीजिए, किशोर जी जवाब सुन लीजिए। तिवारी जी भी इंतजार कर रहे हैं, शिवम भी इंतजार कर रहा है। बिल्कुल, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसके पहले जब आपने अघाड़ी की सरकार बनाई तो आपको उस समय आपके 2.5 वर्षों में जो भ्रष्टाचार हुए उसका तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे तो केवल कुर्सी के लिए एक कठपुतली मुख्यमंत्री बनकर रह गए थे, बाकी तो चला रहे थे एनसीपी और कांग्रेस। तो जो भ्रष्टाचार आपने उस पीरियड में किया उसकी तो कहीं ना कहीं जांच होगी और कहीं ना कहीं आएगा। पालघर का बात मैंने इसलिए किया, यदि ये घटना दीपक जी, यदि ये घटना भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के दौरान हुई होती, यदि पालघर की घटना हुई होती तो विधि ने महीने ये सारे जितने भी आरोपी थे जेल के अंदर होते। आज तक जेल में नहीं गए ये सारे आरोपी, क्योंकि ये समझौता किया इन लोगों ने कांग्रेस के साथ। ठीक है, ये सोनिया सेना बन गई। तिवारी जी मैं आपके पास आता हूं। तिवारी जी, दीपक जी एक स्पष्टता कर दूं मात्र। आपके ही कार्यक्रम में कई बार चर्चा हुई है दीपक जी, ईडी, एक बात तो जान ले, ईडी कभी भी, ईडी को पावर ही नहीं है कि वो एफआईआर कर सके, ना ईडी को पावर है कि वो किसी की जांच ऐसे कर सके, घर पे जाके छापा मार दे। ईडी के ना एफआईआर करने की ताकत, उसके पास पावर है ईडी के पास, ना किसी के यहां छापा मारने की पावर है। जब तक कि कोई और एफआईआर से मनी लॉन्ड्रिंग का विषय नहीं आएगा तब तक ईडी नहीं जाती। आपके पास एफआईआर है। सीधे मैं मृत्युंजय तिवारी जी के पास जाता हूं। मृत्युंजय तिवारी जी मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए भाई। आपके लालू जी का जो नया केस, लालू परिवार पर जो नया केस है जिसमें सबको पता, तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा भारती जी सबको बनाया गया है, ये केस तो मनमोहन सिंह जी के टाइम लगा था ना, लगवाया भी किसने था? लल्लन सिंह ने लगाया था डॉक्यूमेंट दे के। अब आप लल्लन आपके दोस्त है, नीतीश जी मुख्यमंत्री है, चचा भतीजे की वो है, तो उनको बोलिए ना, बोले गलत कहा, गलत
केस करवा दिया था हमने, गलत डॉक्यूमेंट दे दिए थे। बोले लल्लन सिंह, नहीं बोल रहे हैं। देखिए दीपक जी, सबसे पहली बात तो हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार ने सब दिन जांच एजेंसियों का सहयोग किया है, माननीय न्यायालय का सम्मान किया है, निर्देश का पालन किया है। लेकिन सवाल तब खड़े होने लगते हैं जब जांच एजेंसियां जा करके आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार के पूरे छोटे छोटे बच्चे, गर्भवती बहू, ये सारे लोगों को परेशान करके 18 घंटे तक जांच करते हैं। और वो जांच के बाद ये नहीं बताते, वो आधे घंटे में जो जांच होता है वो फोन करके इंतजार करते हैं कि ऊपर से निर्देश आएगा तब हम यहाँ से जाएंगे। तब तक टीवी पर खबर चलते रहेंगे, जांच हुआ, इतना करोड़ रुपया आया, इतना करोड़ रुपया आया। अब बताइए 17 में जब तेजस्वी जी पर आरोप लगे थे दीपक जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी छोड़कर हम लोगों को बीजेपी के साथ गए थे। 5 वर्षों तक तेजस्वी यादव जी नेता प्रतिपक्ष रहे। क्या हुआ उस समय का जांच का? फिर जब सरकार में आए तब फिर सारा शुरू हो गया, गतिविधि बढ़ गया। ये तो इनके जो ये डिजाइन है जांच के, ये तो पता चलता है स्पष्ट कि सत्ता के दबाव में, सत्ता के इशारे पर जांच एजेंसियां। तिवारी जी, मैं तो जांच पे बोल ही रहा हूं, मैं तो मान रहा हूं कि आपको परेशान करते हैं, घर वालों को परेशान करते हैं, ऊपर के फोन के हिसाब से, मैं तो मान रहा हूं आपकी बात। मैं तो सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि ये केस है ना आपका वाला, ये तो लल्लन सिंह जी ने करवाया ना। लल्लन जी को बोलो कि वो बयान दे दे, गलत पेपर है, सीबीआई जांच बंद कर देगी, या वो पिटीशन दे दे कोर्ट के अंदर। लल्लन जी खुद चले जाए कि भाई मैं शिकायत करता हूं, मैंने गलत किया था, बंद हो सकता है ऐसे केस। आप तो दीपक जी आप तो दूसरे जगह ले जा रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि जब जांच एजेंसियों का सामना माननीय न्यायालय के पास भी उनके निर्देश का पालन हमारे नेता कर रहे हैं, तो सांच को आज क्या है? सांच को आज क्या है? ठीक है शिवम त्यागी जी, सांच को आज नहीं आनी चाहिए ये कह रहे हैं, तो सवाल ये भी उठता है ना तिवारी जी, फिर सांच को आज नहीं तो सुप्रीम कोर्ट जाना ही नहीं था। मैं सीधे शिवम त्यागी के पास जाऊंगा। शिवम त्यागी जी, आपको नहीं लगता बीजेपी के पास एक वॉशिंग मशीन है कि जो भी आता है बीजेपी में वो धुल जाता है, उसके खिलाफ फिर जांच बंद हो जाती है? ये वॉशिंग मशीन क्या कहती है बताइए शिवम त्यागी जी? जो आरोप किशोर तिवारी जी की पार्टी लगाती है, आरजेडी लगाती है, कांग्रेस लगाती है, एनसी लगाती है, ये तमाम विपक्षी दल, भाई आपके पास तो वॉशिंग मशीन है। जी दीपक जी, अब शुरुआत में छोटी सी बात से शुरू करूंगा, जो आपने इनिशियल पूछा था कि भाई ये पालघर के मामले से ईडी का क्या लेना देना है। संतों का अगर किसी ने शराब ले लिया तो उसके बाद तो उनका खत्म होना तय है, सब कुछ खत्म हो जाता है। शुक्र मानिए इनकी तो सिर्फ सरकार ही गई है, और किशोर तिवारी ईडी और तमाम एजेंसीज का मिसयूज की बात कर रहे हैं। मिसयूज की बात कर कौन रहे हैं? जिन्होंने क्या क्या नहीं किया। एक एक्ट्रेस का घर तोड़ दिया, एक जर्नलिस्ट को आतंकवादी की तरह उठा लिया, एक विंग कमांडर को गंजा कर दिया क्योंकि उन्होंने उद्धव ठाकरे जी पर बात करी। 2-2.5 साल में इतना काम कर दिया, इतना पाप का घड़ा भर दिया कि वो जल्दी फूट गया। अब मैं आपकी बात पर आता हूं। बात बहुत साफ है, अजीत पवार के खिलाफ केसेस विड्रॉ नहीं हुए हैं, और इसके अलावा तमाम ऐसे लोग हैं जिनके पास केसेस विड्रॉ नहीं हुए हैं। पत्राचौल का मामला अभी नहीं है। शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ जब थी तब भी पत्राचौल का मामला संजय राउत पर ऐसा ही चल रहा था। 1034 करोड़ के मामले में उनको हमेशा से जांच के घेरे में थे, वो जेल अब गई, एक इत्तेफाक हो सकता है। और जहां तक बात वॉशिंग मशीन की है, मुझे लगता है कि ये वॉशिंग मशीन नहीं है, एक विचारधारा है। वरना भारतीय जनता पार्टी तो मेन ऑपोजिशन पार्टी थी 2004 से 14 के बीच में, लेकिन कितने केसेस कांग्रेस वालों ने कराए? क्योंकि इनको भ्रष्टाचार नहीं मिला। वरना आपको याद होगा कि तमिलनाडु में जैसे ही गठबंधन टूटा था, अगले दिन एक्स चीफ मिनिस्टर के घर पर सीबीआई पहुंच गई थी। ये तो इस देश ने ही देखा है। तो मुझे लगता है कि भ्रष्टाचारी जो लोग हैं, जो ये कह रहे हैं कि एक तरफ कहते हैं हमें परेशान किया जा रहा है, एक तरफ कहते हैं सांच को आंच नहीं, एक तरफ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के हमें किसी तरीके से कोई शेल्टर दे दीजिए। बात बहुत साफ है। देखिए, अगर आपने घोटाला किया है, जो कि किया है, जो कि सामने आ रहा है, उसमें तो आपको जनता का पैसा वापस लौटाना ही पड़ेगा। और यह कि इस देश के प्रधानमंत्री की बहुत अच्छी बात भी है, संजय बारू की किताब में लिखा गया था मनमोहन सिंह जी के समय में कि बहुत दिनों बाद एक ऐसे प्रधानमंत्री आए हैं जिनका रियल एस्टेट से कोई लेना देना नहीं है। वो तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर पाए क्योंकि प्राइम मिनिस्टर कोई और थे, लेकिन जो देश में 75 साल में एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर जरूर आ गए हैं जो देश की एजेंसियों को खुलकर कहते हैं भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे। क्या हो गया? डरने घबराने की जरूरत नहीं है, मैं खड़ा हूं आपके पीछे। ये सब प्रवचन ज्ञान बंद कीजिए, ये इस तरह की बातें वही कह सकते हैं
आप जो ये प्रवचन ज्ञान दे रहे हैं, जिन्होंने ललित बेटों को मोदी फायदा पर ना बोलिए ना, पहुंचाया हो, अडानी जिन्होंने पर भाइयों को बोलिए, फायदा ना विजय पहुंचाया माल्या हो, पर बोलिए, जिन्होंने हजारों असम करोड़ के ना बनाया मुख्यमंत्री पर हो, बोलिए, जिन्होंने अपने तृणमूल बाप दादा कांग्रेस के चाचा मामा नेताओं फूफा पर को बोलिए, टिकट ना जो बांटे जो हो, बीजेपी वही में चले प्रधानमंत्री गए कह सब ठीक सकता हो है। गया। अब जिसके ये सब पिताजी भाषण कन्विक्टेड बंद अपराधी कीजिए। हो, जो ये अपने सब- आप केसेस ये झेल सब- रहा हो, ये जिसकी सब- बहन केसेस ये झेल सब- रही हो, जिनकी ये माताजी सब केसेस झेल रही हो, जिनका ज्ञान भाई केसेस प्रवचन झेल बंद रहा हो, कीजिए। वो भला कैसे कह देगा? कल अगर ये आप सब तेजस्वी ज्ञान जी को मत दीजिए। प्रधानमंत्री गलती से बना भी राजनीतिक दे, लड़ाई क्यों नहीं तो ये लड़ तो पाते? कभी एजेंसी को काम नहीं करने जनता- देंगे, क्योंकि उनको जनता- पता है ये तो जनता खुद ही क्यों में वोट बात- देती चलिए मृत्युंजय जी, जनता आपने एक क्यों वाजिब वोट देती सवाल है? उठाया, आपने एक जनता वाजिब क्यों सवाल वोट देती उठाया। हेमंत विश्व शर्मा के केस का क्या हुआ? आपने सवाल उठाया ना मृत्युंजय जी अभी मुझे मैं सीधे लगता है के कि- शर्मा मुझे जी के लगता पास है जाता एक हूँ। काम के करें ना, शर्मा जी, एक काम हेमंत करें, विश्व RTI शर्मा, करें और मैंने पूछें। वॉशिंग मशीन की बात कही, मृत्युंजय तिवारी जी ने उठा दिया। बताइए। मुकुल राय, मैं आपको बता दूं सर कि अजित पवार, हेमंत विश्व शर्मा का केस आज भी खत्म नहीं है और वो चल रहा है। लेकिन आपने एक चीज बताई कि लल्लन सिंह गए थे, दीपक जी, लल्लन सिंह के साथ शिवपूजन तिवारी भी थे, जो आज इनके वर्तमान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं जेडीयू के, वो भी थे इनके साथ में जो वहां गए थे, है ना? शिवानंद तिवारी। शिवानंद आप तिवारी, कह रहे हैं sorry, केस खत्म नहीं हुआ, लेकिन शिवानंद तिवारी भी आपने थे। मुख्यमंत्री बना ठीक, दिया। सुन लीजिए, साथ ही गए थे। आप सुन लीजिए भैया, सुन लीजिए। हम क्या सुनेंगे? पहले दीपक जी का सवाल का जवाब दीजिए। रहन दो, ये बतौलेबाजी बंद करो, इससे कुछ नहीं होने वाला। बिहार में आप 0 सीट घुमाइए दिया है मत, लोकसभा में। जिलेबी की तरह इसीलिए घुमाइए मत। आप घुमाइए मत, मैं आगे आप बढ़- जिलेबी की तरह बात तो शिवानंद घुमाइए मत, तिवारी सीधे सवाल साथ का गए जवाब थे। दीजिए। आज चले वो गए। इनके आरजेडी के अरे आप उपाध्यक्ष जवाब दीजिए। हैं, लेकिन एक असम शब्द नहीं के बोल पाएंगे मुख्यमंत्री शिवानंद बने तिवारी हैं, पर आप कह रहे हैं, भी। वही केस जाके खत्म मांग नहीं लेते हुआ। हैं। अब मैं आप दूसरी बात, अब इनको बंद कराइए दीपक जी, ये तो पता नहीं बुलेट ट्रेन हो जाते हैं। बंद ये कैसे कहाँ से करा चले दीजिएगा? जाते हैं? एक आईना इतना सा दिखाओ तो इनकी बिगड़ जाती है। नहीं, आप जवाब ही दूसरी नहीं बात दे रहे मैं ना। कहना चाहता हूं दीपक जी, आप असली जवाब देखिए, नहीं दे रहे हैं। दीपक जी, अरे शांत रहो ना। अरे रहने दो ना भैया, तुम्हारा जवाब देने आए क्या यहाँ पर? डिबेट करने आए कि तुम क्या कंक्लूड के शर्मा जी तिवारी जी, तुम्हारा तिवारी जवाब जी, देने पूछ आए क्या? पूछ लिया। दीपक, नहीं, तुम्हारा जवाब देने थोड़े आए। मत देना ना मेरा जवाब, मत देना। दीपक जी का जवाब देना, मेरा मत देना। चलो, तो शिवानंद तिवारी का कहां से जवाब? आपको बताओ, शिवानंद तिवारी का सवाल कहां से लाया? शिवानंद तिवारी कैसे नहीं गए थे वहां पर? कैसे नहीं है? बताओ, ये मैं पूछ रहे- दूं दीपक जी मनमोहन पूछ सिंह के रहे हैं, पास असम के शिष्टमंडल में गए थे या नहीं गए थे? आप जा रहे हैं शिवानंद गए थे कि नहीं गए थे शिवाजी उसमें? मैंने बताया, सवाल जो पूछ आपको रहे हैं, आईना भी जवाब दिखाया, समझ गया दीपक जी? हमको आईना मत दिखाइए, अपने आईना देखिए। चले अब ना आईना, अरे मौसम शर्म आ रही है आपको। डिनर करना है, तो मैं छोटा जवाब छोटा चाहिए। एक लाइन कहता जाऊंगा। आपने अभी जलेबी का जिक्र किया, आपने दीपक जी, भाई मैं जलेबी का जिक्र किया, एक लाइन। मृत्युंजय भाई ने भी अपनी बात कही, किशोर तिवारी जी मुस्कुराते ही रहते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि जलेबी और इमरती इस बात का एग्जाम्पल है कि उलझने मीठी भी होती है। तो उलझनों से निकलना सीख लेना चाहिए, सभी को सीखना चाहिए, और हर बात पे जो है हंसते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए, क्योंकि हंसते मुस्कुराते ही जिंदगी को आगे चलना चाहिए।